हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो जस्ट संप्रेक्षक और व्यापम में पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को इसमें देखना है जो आने वाले समय में जस्ट संप्रेक्षक और तमाम जो सीजी व्यापम द्वारा एग्जाम लिए जाने वाले हैं और सीजीपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को लाया गया है। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ इसको बनाते चलेंगे। कितने क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं देखते हैं। तो निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष या उष्ण और महाप्राण है। कौन सा ऐसा इसमें व्यंजन आपको लग रहा है? निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, उष्ण और महाप्राण व्यंजन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सोच लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन ये ऑप्शन होगा, यानी कि स को उष्ण व्यंजन भी कहा जाता है, अघोष व्यंजन भी है और यह महाप्राण श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। स को बोलने में अधिक जो है प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे महाप्राण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा होता है? लघु स्वर, स्वर का मतलब समझ सकते हैं आप, स्वर दीर्घ स्वर और एक लघु स्वर होता है। इसमें आ है, ए है, री है, उपरोक्त सभी। तो इसमें लघु स्वर कौन सा है आपको बताना है। जिसमें ऑप्शन 104 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि री एक लघु स्वर है। इसमें एक नीचे और इस प्रकार से होता है, वह दीर्घ री आता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? विसर्ग यानी कि दंत से, कंठ से, ओष्ठ से या तालु से। विसर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कंठ है। कंठ से विसर्ग का संबंध है। विसर्ग का संबंध किससे है? तो कंठ से। लघु स्वर आपने समझ लिया, अघोष, उष्ण और महाप्राण। इससे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से आपको याद करना है। और यदि आपसे नहीं बन पा रहा है तो इस टॉपिक को आपको जाकर देखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है? तो इसको बनाने के लिए आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे चील क्या हो गए, उड़ गए, उल्लू, इस प्रकार से आपको बनाना होता है। सेंटेंस बनाकर आप देखते हैं तो चील क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चील उड़ गई, उल्लू बना दिया, पक्षी बैठे हैं, बैठी है नहीं बोला जाता है, केचुआ का भी कोई सेंटेंस इस प्रकार से बना सकते हैं। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग तत्सम तद्भव से और देशज विदेशज, और इसमें देशज विदेशज अंग्रेजी पुर्तगाली से एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है इस एग्ज़ाम में। तो इसको आप अभी से ही याद करना प्रारंभ करेंगे, ताकि आपको निश्चित रूप से एक एक नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा बताया गया है। कौन सा है इसमें युग्म आपको बताना है। जैसे कि लाला का ललाइन होता है, शकुल का शुक्लाइन, बाघ का बाघिन, मामा का मुमानी। तो कौन सा युग्म इसमें गलत है? तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मामा का मुमानी। एक जो है ये भी और एक शुक्लाइन दोनों हैं, इसलिए व्यापम द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा है। ठीक है, साला को सलाएँ कहते हैं, बुढ़ियाँ बुढ़ियाँ, रानी की रानियाँ, राजा के राजाएँ। तो इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है, इसको आपको छांटना है। एक वचन बहुवचन कई क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि राजा और राजाएँ क्या है, राजा का राजाओं होता है, राजाएँ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल सूचक वाक्य है। यहाँ पर सामान्य भी लिखा है और वह भविष्य काल का भी होगा। तो सामान्य भविष्य काल का परिभाषा क्या होता है? यदि आपने पढ़ा होगा तो हिंदी में अच्छा से अच्छा आप मार्क कर सकते हैं। 10 में से 10 भी लाना है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसमें मार्क गेन करना होता है। 109 के इसका राइट ऑप्शन ये होगा, उस ऋषि के हृदय बड़ा कठोर होगा। ठीक है, होगा यहाँ पर लिखा है, यह भविष्य का बात कर रहा है। हम यह किसको दें, यहाँ पर करें, करूँ, तो इसमें भविष्य का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए से यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा? वाक्य में कौन सा काल है? अगर वह आता हुआ तो क्या हुआ? हुआ और होगा। ठीक है, दोनों चीज़ इसमें दिया गया है। तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि अगर वह आता हुआ तो क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक का मतलब क्या होता है? जो भावनाओं का व्यक्त करता है। इस प्रकार से क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कौन सा क्रिया है ऐसा? दास का दासत्व होता है, बड़ा का बड़प्पन होता है, सजा का सजावट होता है और धैर्य। ठीक है,
तो इसमें पूछा है कौन सा निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सजा का सजावट, जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है। गुरु ने शिष्य को पोथी दी, तो पोथी देना एक क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 112 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शिष्य इसमें क्या है, गौड़ है और मुख्य जो काम है वो पोथी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला घोड़ा शब्द में काला संज्ञा की व्याप्ति को करता है, तटस्थता का, विस्तारित का, मर्यादित का, कुछ नहीं। तो काला यहाँ पर है, घोड़ा काला है, इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो मर्यादा का विशेषता बता रहा है, या विस्तारित का या तटस्थता का। तो इसका ऑप्शन सी होगा मर्यादित। काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है, मर्यादित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा मर्यादित, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषणों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। 114 का राइट ऑप्शन ये होगा, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। स्थानीय क्रिया विशेषण, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है, तो इसको भी व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकरण मतलब कानाफूसी, अधिकरण तत्पुरुष समझ है। ठीक है, तो इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अधिकरण तत्पुरुष के जितने भी आते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, या जो है विभक्ति का सभी रूपों के अंतर्गत जो भी आते हैं समास, उसको आपको अच्छे से देखना है। अधिकरण तत्पुरुष में कानाफूसी को इसमें लिया गया है। नेक्स्ट है समासिक शब्द नीलपित कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है। नीलपित विशेष पूर्व पद है, या विशेषणोत्तर पद है, या विशेषणमय पद है, या विशेष पूर्व पद है। 117 का सी ऑप्शन होगा विशेषण विशेषणमय पद है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, विशेषणमय पद है। नीलपित कर्मधारय समास में विभेद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वैकल्पिक दियाबाती, तन मन धन, पाप पुण्य और घास फूस। ठीक है, वैकल्पिक जो है, जो वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अतिरिक्त विकल्प यहाँ पर दिया जा रहा है। पाप और पुण्य दो चीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो पाप या तो पुण्य। ठीक है, पाप या पुण्य। ठीक है, यहाँ पर या चीज़ का उपयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वैकल्पिक का प्रयोग होगा। या शब्द है, जिसे या तो नहीं, पाप या पुण्य ऐसे बोला जाता है इसमें। तो ये पाप या पुण्य, पाप और पुण्य नहीं होता है, इसका संधि विच्छेद बोल, समास विग्रह अगर हम करते हैं तो पाप या पुण्य होता है, जो वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वर किसे कहा जाता है। हिंदी में मूल स्वर कहा जाता है उन स्वरों को जो कि दीर्घ स्वर के अलावा होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा, यानी ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। अघोष अल्प प्राण व्यंजन का चयन कीजिए। अघोष अल्प प्राण व्यंजन, अघोष होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए, यानी कि कम आयु। क थ ज य, कौन सा ऐसा व्यंजन है जो अघोष भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है। 120 का राइट ऑप्शन ये होगा, यानी क क्या है, अघोष है और अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी में पश्च स्वर क्या है। पश्च स्वर, पश्च मतलब क्या होता है, एक अग्र स्वर भी होता है और एक पश्च स्वर होता है। वह क्या होता है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर और पश्च स्वर कहा जाता है, उसके अनुसार से निर्धारण किए गए हैं। अग्र जो होता है अ होता है और पश्च में क्या होता है आपका, इसका राइट ऑप्शन 121 का डी हो जाएगा, यानी कि उ, छोटू और ओ, ये सभी क्या होते हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो इसका राइट ऑप्शन 22 का ए ऑप्शन होगा, यानी कि 2।
ठीक है। कोई की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। अवरोधी व्यंजन में क्या होता है? 123 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा मंद गति से निकलती है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, हवा रुक जाती है। ठीक है, तो अवरोधी व्यंजन में हवा क्या होती है? रुक जाती है। किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन 124 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए किसी भी भाषा को वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। 124 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारे MK नॉलेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सूचित किया जाता है कौन कौन से वीडियो किस समय आने वाली। जय हिंद।